नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत की राजनीति में अगर उन मुद्दों की सूची बनाएं जिन्हें जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उठाया गया, गढ़ा गया और प्रचारित किया गया, उन सभी मुद्दों में रुपए की कमजोरी के मुद्दे को खास स्थान प्राप्त होना चाहिए। 28 अगस्त 2013 के दिन $1 का भाव करीब 68 रुपए तक पहुंच गया था। उस समय ऐसी राजनीति हुई कि रुपए की कमजोरी कोई मजबूत नेता ही दूर कर सकता था, यह बताया जाने लगा। रुपए की कमजोरी को लेकर अनाप शनाप दावे किए गए और जनता तालियां बजाने लगी। यह मुद्दा इस बात का प्रमाण है कि कैसे इसके सहारे जनता को बेवकूफ बनाया गया। ऐसा नहीं है कि रुपए का गिरना उसके बाद बंद हो गया, लेकिन जनता ने समझना ही बंद कर दिया है। शायद वह और समझने के नाम पर दोबारा बेवकूफ नहीं बनना चाहती। 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने न केवल सरकार की बल्कि भारत की भी मर्यादा गिराई है। यही कारण है कि रुपए के अवमूल्यन और बाकी देशों के हमारे ऊपर हावी होने देने जैसी ताजा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नीति संप्रज्ञ सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इन वर्षों में भारतीय मुद्रा का जितना अवमूल्यन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। 14 अगस्त 2018 की रात हमने भारतीय रुपए के गिरने पर एक प्राइम टाइम किया। उस दिन भारत का रुपया ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरा और एक बार $1 का भाव 70 रुपए तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि 2018 में, ध्यान रखिए, उस साल ना यूक्रेन युद्ध था, ना कोरोना की महामारी की आहट या आशंका। उस साल रुपए की कीमत में पूरे साल में 9.2% की गिरावट आई थी। उसके बाद 2019, 2020, 2021 में लगातार रुपया कमजोर हुआ। 2.3% से लेकर किसी किसी साल 2.9% तक कमजोर हुआ। 4 साल से भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है, लेकिन आज इतिहास में सबसे अधिक कमजोर हो गया। अगस्त 2018 के अंत में जब रुपया गिरकर 70 के आसपास पहुंचा, तब हमने प्राइम टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना बयान दिखाया था। जब वे मुख्यमंत्री थे, उस दिन कांग्रेस ने इसी तरह के बयान को लेकर टिप्पणी की थी। इसमें मुख्यमंत्री मोदी समझा रहे हैं कि रुपया कमजोर होता है तो व्यापारी बाजार में टिक नहीं पाता है, लेकिन आज जब $1 की कीमत 77 रुपए से अधिक की हो गई है, आप किसी व्यापारी से पूछकर देखिए, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि बाजार में दिक्कत हो रही है। ज्यादातर लोग मुकर जाएंगे, तारीफ करने की होड़ मच जाएगी। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। अंतर्राष्ट्रीय हालात और कारण 2013 में भी रहे होंगे और 2018 में भी, लेकिन रुपए की कमजोरी को सरकार की कमजोरी से जोड़ा गया। मजबूत सरकार के नाम पर झांसा दिया गया कि रुपया भी मजबूत होगा, जबकि रुपया 2013 के भाव से कहीं ज्यादा गिर चुका है। इसे समझने के लिए आपको करेंसी कबड्डी दिखाना चाहता हूं। और इसी के साथ शुरू होती है करेंसी कबड्डी। $1 का मुकाबला करने रुपए ने 68 भाइयों को मैदान में बुला लिया है। कबड्डी 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 कबड्डी। डॉलर मजबूत बना रहा, 68 रुपया कमजोर साबित हुए। 9 साल बाद एक बार फिर से करेंसी कबड्डी हो रही है। इस बार भी डॉलर अकेला आया है। रुपए ने 77 से अधिक बंदे बुला लिए हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। डॉलर मजबूत बना हुआ है।
और इसी के साथ 2013 में एक तरफ अकेला $1, दूसरी तरफ 68 रुपए। सबको हैरानी है कि इतने सारे रुपए मिलकर $1 का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यह तो शर्म की बात है। उस समय शर्म करने की भी कितनी आजादी। 24 जुलाई 2013 को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि यूपीए सरकार और रुपए में कंपटीशन चल रहा है, कौन किससे अधिक गिरेगा। 30 अगस्त 2013 को सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बयान दिया कि रुपए ने अपनी कीमत खो दी है, प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खो दी है। उसके पहले तक हम नहीं जानते थे कि रुपए का कमजोर होना प्रधानमंत्री का गरिमा खो देना है। करेंसी कबड्डी में आप देख रहे हैं कि डॉलर बना हुआ है, रुपया उसके बराबर नहीं आ पा रहा। रुपए ने डॉलर का मुकाबला करने के लिए इस बार और भी अधिक रुपए बुला लिए। 70 से अधिक रुपए अब मैदान में आ गए हैं और $1 को हराने के लिए करेंसी कबड्डी खेल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि डॉलर 20 साल में इतना मजबूत कभी नहीं हुआ। भारत के अखबार लिख रहे हैं कि रुपया अपने इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ। पिछले 1.5 महीने में पाउंड स्टर्लिन युआन की भी बाहुबली डॉलर के सामने कमजोर होने की खबरें आई। कहां 2013 में 68 रुपए मिलकर $1 का मुकाबला कर रहे थे, आज 77 रुपए मिलकर $1 का मुकाबला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जुलाई 2013 में दिया गया एक बयान सुनिए, करेंसी कबड्डी बहुत हो गई। आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। उस समय लोगों ने इस बयान पर सवाल उठाए थे और कहा था कि 1947 में ₹1 $1 के बराबर हुआ करता था। इसका कोई आधार नहीं, डेटा नहीं। ऐसी बातें कही जा रही थीं जिनका कोई तुक नहीं था। इसलिए रुपए का गिरना केवल आज के हालात के असर का विषय नहीं है, बल्कि इसके नाम पर इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया, उसका विषय कहीं ज्यादा बड़ा है। अगस्त 2017 में moneycontrol.com पर एक रिपोर्ट छपी जिसमें इस बात को गलत बताया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन $1 ₹1 के बराबर था। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि एक तो भारतीय मुद्रा की कीमत ब्रिटिश पाउंड के आधार पर आंकी जाती थी उस समय। यह सिलसिला 1966 तक चला है। उसके बाद जब डॉलर स्टैंडर्ड बना, मानक बना, तब उसके मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया। 1966 में $1 का भाव ₹4.76 था। अवमूल्यन के बाद $1 ₹7.50 का हो गया। इसलिए 1947 में $1 ₹1 के बराबर हो ही नहीं सकता था। लेकिन तब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि देश आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। आपसे अनुरोध है कि आप आज के डेट में फिर से ताली बजाएं। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। जब भी कोई कहे कि जनता को बेवकूफ बनाना संभव नहीं है, तब आप उदाहरण के तौर पर रुपए की कमजोरी का मुद्दा उसके सामने रख सकते हैं। उस समय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री बनकर घूमने लगे
जो लोगों से पेट फुलाने के लिए कहते थे और लोग दिमाग में हवा भर लेते थे। कथित रूप से एक संत ने ज्ञान दिया कि यह सोचकर ही प्रफुल्लित हो जाता है मन कि जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो $1 40 रुपए के बराबर हो जाएगा। जौन बतिया कहता नहीं रहुआ लोग इनू बुझाता कि ना, मेरी बात समझ तो आ रही होगी। अगर आप उन साधु संतों को खोज रहे हैं जो कहा करते थे कि $1 40 रुपए के बराबर हो जाएगा, तो अब नहीं मिलेंगे। हालांकि आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाया उसे अब समझदार बनाना असंभव हो चुका है। इसलिए वे मौज में बयान दे रहे हैं कि हां उस वक्त कहा था तो क्या कर लोगे। दिसंबर 2021 में राज्यसभा में जब कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने सरकार से पूछा कि रुपए को मजबूत बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, तब सरकार ने रिजर्व बैंक की तरफ इशारा कर दिया और कहा भारतीय रुपए की विनिमय दर व्यापक रूप से मांग और आपूर्ति के बाजार बल द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक केवल विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने तथा विनिमय दर के किसी भी विनिर्दिष्ट स्तर को लक्षित किए बिना व्यवस्थित स्थिति को बनाए रखने में हस्तक्षेप करती है। यह राज्यसभा के जवाब से हूबहू हमने लिया है। फिर 2013 में कैसे कहा गया कि सरकार की वजह से रुपया कमजोर है, तो अब रुपया सरकार की वजह से क्यों नहीं कमजोर है। तब तो यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार के कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। अब तो फर्जी दावे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, जबकि उसका कवरेज बंद है। फिर भी इसे सही मान लीजिए, तब क्यों रुपया इतना कमजोर हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता कितनी है, इसे लेकर आर्टिकल 14 नाम की न्यूज वेबसाइट पर सोमेश झा ने विस्तार से रिपोर्टिंग की है, आप उसे पढ़िए। बहरहाल विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालने में लगे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा का रिजर्व फिलहाल काफी है, चिंता की बात नहीं, लेकिन $600 बिलियन से नीचे सरका है। विदेशी मुद्रा के भंडार में लगातार 2 महीनों से 8 हफ्तों से गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका सहित कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, इसका भी असर बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में वृद्धि की, भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो विश्लेषणों में यह बताया गया कि इससे रुपए का गिरना रुकेगा, लेकिन यह भी होता नहीं दिख रहा। वैसे अब मजबूत सरकार का मतलब मजबूत रुपया नहीं होता है, बुलडोजर होता है। गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर सरकारें अब मजबूत कहाने लगी हैं। अतिक्रमण के नियमित अभियानों का कवरेज करने कथित रूप से बड़े बड़े एंकर मैदान में उतर रहे हैं। यह उनका चुनाव हो सकता है, लेकिन यह बदलाव साफ है कि मजबूत सरकार की सूची के आइटम बदल चुके हैं। क्या आप कभी नहीं सोचेंगे कि बुलडोजर का कवरेज, लाउड स्पीकर का कवरेज क्यों बढ़ाया जा रहा है? अच्छी बात है कि आप न समझने की जिद पर हैं। 2013 में तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि रुपया इतना कमजोर हो गया है कि सब्जी वाला भी उसकी बात कर रहा है। क्या 2022 में वह बात करना भूल गया या भूल जाए, इसलिए यह बुलडोजर बनाम लाउड स्पीकर का कवरेज बढ़ाया जा रहा है? यह मेरा सवाल है। इन दिनों हमारा देश का रुपया आईसीयू में पड़ा है, लड़खड़ा रहा है। रुपये की कीमत घट रही है। पहले रुपये की कीमत की चर्चा सिर्फ इकोनॉमिस्ट लोग करते थे, बिजनेस मैगजीन में करते थे। आजकल सब्जी वाला भी दाम की चर्चा थी। अरे भाई रुपये की कीमत कहां रही है, ऐसा बोलता है। सब्जी वाला बोलता है रुपये की कीमत क्या है। आज रुपये की कीमत इतनी गिर गई है, भाइयों बहनों, देश पर स्पर्धा चल रही है। रुपये की कीमत जल्दी गिरेगी कि दिल्ली सरकार की आबरू जल्दी गिरेगी? अगर प्रधानमंत्री रुपए को लेकर अपनी कही गई बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद सफाई आ जाती और बार बार ऐसे मौकों पर उनके पुराने बयान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोग भले बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई के सपोर्टर हो गए हैं,
लेकिन यह भी सच्चाई है कि लू बनकर चल रही महंगाई से उनकी कमाई जलकर सूख गई है। कमजोर रुपए का मतलब है कि तेल आयात महंगा होगा और पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। 6 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार हो, कहीं भी पेट्रोल 100 रुपया लीटर से महंगा ही बिक रहा है। इसे लेकर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के टैक्स का मुद्दा बनाया गया। हमने तब भी कहा था और अब भी पूछ रहा हूं कि उससे केवल डिबेट ही हुआ, बहसोत्पादन हुआ, पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $112.94 प्रति बैरल है। क्या कच्चे तेल के आयात के कारण रुपया कमजोर हो रहा है? सभी को पता था कि कच्चे तेल का भाव किस रेंज की तरफ जाएगा, फिर यह ऐतिहासिक गिरावट क्यों है? राज्यों से कहा जा रहा है कि वे कोयले का आयात करें। क्या राज्यों के पास इतना स्कोप है? कमजोर होते रुपए के साथ कोई राज्य सरकार कोयले का आयात कब तक और कैसे करेगी? कहीं इसकी हालत भी वैक्सीन के आयात जैसी ना हो जाए। बड़ी बड़ी बातों से अलग हटकर आम आदमी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारी जरूरी चीजों का आयात होता है, दवा से लेकर खाने के तेल तक। इनकी कीमत बढ़ेगी तो उससे उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चिंता करनी चाहिए। बढ़ती महंगाई का एक और मतलब है ज्यादा दाम में कम सामान। साबुन से लेकर बिस्कुट तक का वजन घटाया जा रहा है ताकि उसी दाम में कम सामान देने का जुगाड़ निकले। ज्यादा पैसा देने के बजाय अगर सामान ही कम दिया जाए तो शायद आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा है क्या? सुशील महापात्रा ने परचून के एक दुकानदार साहब से बात की। उन्होंने बताया कि पार्ले जी का 100 ग्राम का बिस्कुट 5 रुपए में मिलता था, आज भी 5 रुपए में ही मिलता है, लेकिन पैकेट में 100 ग्राम बिस्कुट की जगह 58 ग्राम ही होता है। 42 ग्राम बिस्किट कम हो गया है। 5 किलो आटे के पैकेट का दाम 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए तक पहुंच गया है। खुला चावल भी 10 रुपए से लेकर 20 रुपए महंगा हो गया है। पार्ले बिस्कुट पहले जो इतना बड़ा 100 ग्राम का आता था, आज उसका वेट उठा के देखो आप कितना है। मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए। हाँ ये क्या कह रहे हैं आप? पार्ले सर ये पहले 100 ग्राम आता था वेट में। हाँ, और आज देखोगे इसका वेट तो मेरे ख्याल 50 ग्राम भी नहीं रहेगा। 58 ग्राम सर। 58 ग्राम। 58 ग्राम। 100 ग्राम था ये। 100 ग्राम का 100 ग्राम में 5 रुपया। हाँ जी। और 58 ग्राम हो गया। वो भी सेम, तब भी 5 ही है। जब ये पार्ले का बिस्किट जब 100 ग्राम का था तब 5 रुपया था, अब 58 ग्राम हो गया। 42 ग्राम कम कर दिया। क्रैकजैक बिस्किट का दाम क्वांटिटी जो है, जो इसका ग्राम है वो कम कर दिया है, दाम सेम है। पहले मैगी आती थी, आपकी मैगी 100 ग्राम आती थी, आज देखोगे 70 ग्राम हो गई है और दाम वही है। दाम भी बढ़ गया है। अभी 12 था, 12 का 14 हो गया है। 12 का 14 हो गया और 100 ग्राम से 70 ग्राम हो गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, रेड लेवल चाय भी देख लो, पहले 250 ग्राम आती थी, आज 240 ग्राम ऐसे, मतलब उसका भी वेट घटा दिया है। साबुन भी आप देखोगे, साबुन पहले लक्स साबुन में आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए। पहले ये 100 ग्राम आता था वेट में, आज ये है वेट में आपका लक्स साबुन। हाँ जी, पहले 125 ग्राम होता था, आज ये 100 ग्राम है। देखो ये अच्छा 125 ग्राम का 100 ग्राम, 25 ग्राम इसमें भी मतलब कम हो गया है और रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो अब तो सरकार को कोई दवाई निकाल लेना चाहिए जिसमें लोग खाने के बाद जो 100 ग्राम का चावल खाता है तो 50 ग्राम खा ले। सर दवाई कैसा, जहर ही दे देना जी पब्लिक को, जहर खा के मर जाओ। सुनो में डेली मरने से बढ़िया एक बार खा के मर जाओ सीधी, इसका इलाज यही है। लेकिन लोग खुश है? कोई खुश नहीं है सर। आप बताऊँ मैं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले लो, कोई भी बंदा जो खुश हो बताऊँ मैं, हर कोई परेशान है महंगाई से। इवन पानी की बोतल भी मेरे ख्याल उसका भी सुन रहा है रेट बढ़ने वाला है। पानी की बोतल जो 10 की बिक रही थी, अब मेरे ख्याल उसका भी रेट बढ़ा रहे हैं। फ्रूटी नहीं आ रही है, फ्रूटी के भी रेट बढ़ाने के चक्कर में हो रहे हैं। फ्रूटी नहीं आ रही है? फ्रूटी नहीं आ रही, मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है। तो रेट बढ़ के आएगा क्या? है ही सर इनका, तो बताऊँ मैं। ये कितना नमकीन बढ़ा है आप कह रहे हैं? सर 10 रुपये भी बढ़ाया, फिर बोल रहा 10 रुपये और पैकेट को फिर बढ़ाऊंगा दोबारा। तो 20 रुपया 20 रुपये एक पैकेट में। तो फिर क्या मतलब और क्या दाम सब बढ़े, थोड़ा बता सकते हैं आप? सर दुकानदार के लिए बड़ा मतलब टफ काम हो रहा है इस टाइम, कस्टमर को समझाना बताऊँ मैं। अच्छा, क्या कस्टमर पीछे से महंगाई बढ़ जाती है, फिर दुकानदार मतलब ग्राहक दुकानदार पे ब्लेम करता है। हाँ कि भी आप बढ़ा रहे अपनी तरफ से। बताऊँ मैं, पिछले महीने सर ये 40 रुपए थी। हाँ, अब इस महीने लगा लो 50 रुपए। 50 रुपये। 50 रुपए, अभी 10-15 दिन बाद पता नहीं क्या हो जाए, भगवान जाने। फिर 5 रुपए बढ़ा, फिर 5 रुपए बढ़ा, अब 45 का हो गया है। ठीक है जी, अब 50 का होने वाला है मेरे ख्याल लगता है। मतलब ये मतलब 2-3 महीने में 15 रुपया बढ़ गया। 15 रुपए बढ़ गया। हाँ? तो 15 रुपए बढ़ गया। हाँ जी सर।
और अभी भी कोई कंफर्म नहीं कि अभी रुक गया, अभी हो सकता है 15 रुपया मतलब इस तो 50% ही करीब बढ़ गया, 35 से 50। हाँ जी सर, 40-45%। 50 रुपये ब्रेड खाएगा बंदा तो पूरा दिन बचा, पूरा दिन क्या खाएगा बताओ। उद्योगपति से लेकर छोटे व्यापारी अब कोई नहीं बोल पाते हैं, लेकिन दुकानदार ने जिस अंदाज में सुशील से बात कही उससे अंदाजा मिलता है कि लोग चुप रहने की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। वो ज्यादा कीमत चुकाते रहें या ज्यादा चुकाएं, इसलिए भी हो सकता है कि लाउडस्पीकर से लेकर ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का कवरेज और डिबेट बढ़ाया जा रहा है। लगे रहिए, आप मेरी बात मान लीजिए, अगर ये मुद्दे ना होते तो जनता तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। आटे का ही भाव लीजिए, अप्रैल में आटे का अखिल भारतीय भाव 32 रुपए 38 पैसे प्रति किलो हो गया। गेहूं के निर्यात पर वाहवाही लूटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मंत्रियों से तो पूछिए, आटा इतना महंगा क्यों है? आप तो कह रहे थे भारत दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन इतना महंगा ना हो जाए कि भारतीय खुद ही खरीद कर ना खा पाए। क्या भारतीय और महंगा आटा खरीदने के लिए तैयार हैं? ये आइटम 20-22 रुपए किलो बेच रहे थे, अभी करंट पोजीशन 26-27, मतलब 4 से 5 रुपए किलो बढ़ चुका है आटा। ये पैकेट वाला भी है, वो 160 रुपए बिक रहा था, आज 180 रुपए बिक रहा है, 20 रुपए पर पैकेट। सर बहुत टफ है सर, बताऊँ मैं, बेचारे जो गरीब आदमी क्या खाता है, आटा दाल चावल ये तो मेन चीज़ है। देखो बताऊँ मैं, इसी से तो पेट भरेगा, और ये चीज़ महंगी हो जाएगी तो कैसे बंदा सर्वाइव करेगा बताऊँ मैं। अच्छा, बहुत टफ हो रहा है इस टाइम बताऊँ मैं, दुकानदार के बेचना भी और ग्राहक के लिए खरीदना भी बताऊँ मैं। और जैसे हम अगर सरसों तेल की बात करें तो सर उसका तो हाल ही मत पूछो, मतलब सीधा डबल हो गया था मैं, 90-95 का 180 रुपये 190 रुपये ऐसा मतलब पहुंच गया। तेल कोई सा भी ले लो, अब चाहे पाम ऑयल ले लो, सोयाबीन ऑयल ले लो, रिफाइंड ऑयल, सब मतलब ऑयल डबल, सीधा डबल हो गया। क्या लोग क्या मतलब कम खरीदने लगे हैं या फिर नहीं ले नहीं रहे? फर्क पड़ेगा। देखो बताऊँ मैं, हर किसी का बजट होता है अपना, बताऊँ मैं, इनकम वही है और बजट महंगा हो रहा है तो कैसे बंदा सर्वाइव करेगा बताऊँ मैं। हर कोई मतलब जो 5 लीटर बंदा खरीदता था वो आज 2 लीटर खरीद रहा है। दाल में भी 15-20 रुपये किलो पर केजी का मतलब फर्क आया। अच्छा, हर दाल में जी। चावल की बात करें तो चावल का सर मैं बता दिया आपको 5 से 6 रुपये किलो, हर ब्रांड में, हर चावल में 5 से 6 रुपये का फर्क आया है। हर चीज में जो है फर्क आया है, हर चीज़ में सर, चाहे बिस्कुट लो, चाहे नमकीन लो, कोई भी चीज़ लो, सब चीज़ में मतलब फर्क है। MDH मसाले लगा लो, MDH मसाले में बढ़ गया अभी 15 रुपये पर पैकेट, मतलब बढ़ गया MDH मसाला 15 रुपया पर पैकेट 100 ग्राम में। हाँ जी, दिखाइए मुझे MDH का मसाला का पैकेट एक, ये सर देखो, क्या सकता है कोई, बोलना पड़ता है सिर्फ। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इसमें सर पिछले महीने 76 MRP था और इस महीने देखो 89 MRP आ गया, मतलब 13 रुपये पर पैकेट समझो आपके बढ़ गए, मतलब 13 रुपया पर पैकेट ये बढ़ गया। हाँ जी, हाँ? हाँ जी। अब आप बताइए MRP अभी कितना है? सर अभी 89 है, इससे पिछले महीने में 76 था ये। 76। इसका पुराना पैकेट है क्या? सर पुराना अभी मेरे पे स्टॉक में नहीं है, खत्म हो गया पुराना अच्छा, स्टॉक। मतलब 13 रुपया एक पैकेट में बढ़ 13 गया पैकेट, सर। एक महीने में, तो आप देख सकते हैं। सर एक आइटम नहीं, मतलब हर वैरायटी में, चाहे किचन किंग हो, डेगी मिर्च हो, चिकन मसाला, मतलब सब में मतलब बढ़े। कोई ये नहीं कि खाली डेगी मिर्च में बढ़े, MDH के हर मसाले में मतलब बढ़े। MDH की हींग मैं आपको दिखाता हूँ, हींग। अच्छा दिखाइए, ये देखो इसके प्राइस कितने बड़े अरे हैं। लास्ट क्या है? ये सर पिछले महीने वही 76 था। ये हींग है? हाँ जी सर, हींग। चाहे वो पीछे से माल क्या है इतना, कितने का है ये? सर लास्ट मंथ ये मेरे ख्याल 74 का राउंड था और इस महीने 87, 13 रुपये इसमें भी समझाओ, इसमें ही 13 रुपया, मतलब हर चीज में 12-13 रुपया बढ़ गया है। हाँ जी सर, पहले होता था 2-3 रुपये बढ़ते ये थे। हींग देखिए, ये कह रहे हैं कि इसमें 13 रुपया बढ़ गया है। मसाला दिखाए हैं उसमें 13 रुपया बढ़ गया है। हर चीज में आप देखिए कि दाम बढ़ते जा रहे। चलिए, ये सुनकर राहत हुई कि लोग भले ना बोल पा रहे हों, लेकिन खरीदने के पहले सोच तो रहे हैं। लेकिन पोर्ट ब्लेयर के लोग 59 रुपए किलो आटा कैसे खरीद रहे होंगे, क्या सोचते होंगे और क्या समझते होंगे? उनकी आवाज तो दिल्ली तक कभी आएगी भी नहीं। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार मुंबई के लोग 49 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। 5 मई के इंडियन एक्सप्रेस में हरकिशन शर्मा की एक रिपोर्ट छपी है कि इस साल गेहूं की खरीद काफी कम हुई है, इसलिए केंद्र सरकार अपने कोटे से जो गेहूं राज्यों को देती रही है उसमें कटौती की गई है। इस खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सितंबर तक गेहूं के कोटे में कमी की गई है, इसके बदले उन्हें चावल दिया जाएगा। इस खबर में कहा गया है कि बिहार, केरल और यूपी को प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं नहीं मिलेगा। बाकी कुछ अन्य राज्यों का भी कोटा कम कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि लोग गोदी मीडिया नहीं देखते, करोड़ों लोग देखते हैं, जहां ज्यादातर एक समुदाय के खिलाफ चलने वाले डिबेट चलते रहते हैं हफ्तों। लेकिन जब कई महीनों से सैलरी नहीं मिलती है तो प्राइम टाइम को याद करते हैं। यह और बात है कि कवरेज के दिन भी गोदी मीडिया देख रहे होते हैं।
पूर्वी दिल्ली में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने हमें याद किया है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों ने, कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। बात तो सही है, उनका घर कैसे चलता होगा। इस महंगाई में 5 महीने सैलरी ना मिले और अखबार में पढ़ना पड़े कि भारत विश्व गुरु बन गया है, इस तरह के शिक्षकों पर क्या गुजरती होगी। कम से कम वही शिक्षक आपस में मिलकर मेरी इतनी सी बात समझ ले तो गनीमत है। वैसे ये रिपोर्ट देख लें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 5000 से ज्यादा शिक्षक अपनी तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे हैं। प्राथमिक विद्यालय में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने वाले इन शिक्षकों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 5000 टीचर काम करते हैं, जिन्हें पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण आज नगर निगम शिक्षक संघ धरने प्रदर्शन पर मजबूर हुआ है। आज हजारों की संख्या में जो शिक्षक है वो इस बात का द्योतक है कि हम बेहाल हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हम मकान किराया नहीं दे पा रहे, हम अपने ऋण की किस्तें नहीं जमा पा रहे, अनेकों पेनल्टियां पड़ रही हैं। मैं दिल्ली को राज्यपाल से अपील करता हूं, आप दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बातचीत करें, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसे वेतन दिलाएं, अन्यथा शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। स्कूलों में तालाबंदी होगी, किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा। मैं पुनः सभी से अपील करता हूं कि हमें जल्द से जल्द वेतन दिलाया जाए। अलग अलग समय पर इस निगम मुख्यालय के सामने तनख्वाह को लेकर अलग अलग संगठन अक्सर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन बिना शिक्षकों को तनख्वाह समय पर न मिलने से इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि क्लास में होने के बजाय अब ये सड़कों पर हैं। यहाँ लगभग 1700-1750 टीचर्स आ गए थे, लेकिन जो धरना प्रदर्शन का नतीजा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। हमारे वेतन के मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैटर कोर्ट में पहुंच गया है और EDMC जो है वो कोर्ट में गई हुई है। तो मेयर साहब यहाँ आकर बोल गए हैं कि आज उनको जो टाइम दिया गया था उसको कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो शायद कल कुछ इसका नतीजा आने की उम्मीद है हाई कोर्ट से। हालांकि नगर निगम इसके लिए दिल्ली सरकार पर दोष मढ़ता है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार अपने हिस्से का फंड नहीं दे रही है, जिससे 1000 करोड़ से ज्यादा का निगम को घाटा है। अब इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीनों निगमों को एक करने का फैसला भी लिया है। लेकिन क्या इतने भर से इन शिक्षकों का और नगर निगमों का संकट टल जाएगा? नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। एक MBBS डॉक्टर ने मैसेज किया, छात्र डॉक्टर ने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि एक पत्रकार से जनता बात करते हुए कितने संबंधों का हवाला देती है, किस तरह के पैंतरे बदलती है। तो उस MBBS डॉक्टर छात्र ने जो लिखा वो ये था कि वह बीजेपी का समर्थक है, लेकिन मैं नीट PG की बात नहीं करूंगा तो मोदी सर तक बात नहीं जाएगी। मुझे इस बात पर हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन यह बात अजीब जरूर लगी। MBBS के छात्र ट्विटर पर खूब प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को टैग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी, उसके बाद धूप में बाहर आकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रदर्शनों के बाद भी इनकी मांग नहीं सुनी गई और 21 मई का दिन नजदीक आता जा रहा है। उस दिन नीट PG की परीक्षा होनी है। कई छात्र मुझे लिख रहे हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि मीडिया को लेकर या तो मासूम हैं या जानबूझकर मासूम बन रहे हैं। क्या उन्हें वाकई नहीं पता कि देश में मीडिया का क्या हाल हो चुका है? उन्होंने किस गोदी मीडिया पर जनता से जुड़े मुद्दे पर बहस देखी है, जो मीडिया को उसका काम याद दिला रहे हैं कि जनता की बात कीजिए? वो भी मीडिया के नाम पर मुझे याद दिला रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं। MBBS साहब लिख रहे हैं कि वे बीजेपी का समर्थक हैं। प्राइम टाइम में उठाने से मोदी सर सुन लेंगे। कई डॉक्टर छात्रों ने अपने मैसेज में यह भी लिखा है कि कोविड के समय डॉक्टरों ने जान लगाकर काम किया, लेकिन क्या उन्हें यह पता नहीं कि कोविड के बाद कई राज्यों में डॉक्टरों को उस काम से हटा भी दिया गया। छात्रों के इस मांग में दम तो है कि जब पिछली नीट PG की परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई या देर हुई तो नई परीक्षा कैसे हो सकती है? दोनों परीक्षा में अंतराल तो होना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नियम भी है। इसी मांग को लेकर MBBS के छात्र तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं
उन्होंने ही बताया कि कई सांसदों ने सरकार को भी पत्र लिखे हैं। सरकार को भी इन छात्रों की बात सुनकर अंतिम जवाब देना चाहिए। अगर डॉक्टरों को लगता है कि प्राइम टाइम में उठाने से सरकार सुन लेगी, मोदी सर सुन लेंगे, तो सरकार को सुन लेना चाहिए। मैं वैसे भी अपने काम का क्रेडिट नहीं लेता और ना मीम बनाकर वायरल कराता हूं। अफसोस है कि उस छात्र को कहना पड़ा कि वह बीजेपी का सपोर्टर है। प्राइम टाइम में उठाने से मोदी सर सुन लेंगे। तो उनकी और उन जैसे छात्रों की राजनीतिक समझ पर कुछ कहने का मेरा थोड़ा तो हक बनता है। या मैं केवल उसी एक छात्र से कह रहा हूं और उसके जैसे छात्रों से कि नेवर प्ले स्मार्ट विद मी। डू यू गेट माई पॉइंट? गुड लक एंड गुड नाइट। उधर श्रीलंका में प्रधानमंत्री राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनकी नेतागिरी श्रीलंका की जनता के बीच इस बात पर चमकती है कि ये वहां पर बहुसंख्यकवाद की राजनीति किया करते थे, धार्मिक भावनाओं के आधार पर हुंकारे भरा करते थे और इस चक्कर में फंसकर जनता उनके सारे गलत कामों से आंखें मूंद लेती थी। जब बर्बादी आई, रुपए का भाव हवा हो गया, दूध पानी मिलना बंद हो गया, तो जनता नींद से जागी और दूसरे धर्म के प्रति नफरत में डूबे हुए वहां के युवा जाग गए, बदलाव की बात करने लगे। उसका दबाव इतना बढ़ा है कि विपक्षी पार्टियों को भी सरकार में बुलाया गया कि हमने जो ये बर्बादी की है, आप भी आकर इसमें मदद करें। अंतरिम सरकार में विपक्ष ने हिस्सा लेने से मना कर दिया और अब प्रधानमंत्री राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये श्रीलंका की खबर। भारत की खबर यह है कि यहां पर प्लेटफॉर्म के टिकट महंगे होने की खबरें छप रही हैं, ट्रेन की यात्राएं महंगी हो रही है और जनता चुप है। महंगाई ऐसे महंगाई होती जा रही है जैसे उसके साथ साथ कमाई भी बढ़ती जा रही है। कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कि अगर हर चीज महंगी हो जाएगी तब फिर सबके लिए सस्ती मानी जाएगी, जैसे 1947 की तरह $1 बराबर ₹1 हो जाएगा, जो कभी था ना होगा। आप जो भी सोच रहे हैं ठीक ही सोच रहे होंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं। राजद्रोह की धारा 124A पर केंद्र सरकार ने अपना पुराना रुख बदल दिया है। केंद्र सरकार अब धारा 124A पर विचार को तैयार है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि हम औपनिवेशिक कानूनों को हटाने पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना रुख बदला है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। उस वक्त सरकार ने 1962 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में धारा 124A पर विचार हो रहा है। 5 याचिकाएं कोर्ट के पास हैं जिस पर सुनवाई जारी है। ये सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। शाहीन बाग में जैसे ही एमसीडी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पहुंची, सीपीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर तुरंत सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, जो कहना चाहते हैं उसके लिए हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि एक राजनीतिक दल केस फाइल क्यों कर रहा है, कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया है। कोर्ट ने कहा कि यहां प्रभावित पक्ष को ही आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद सीपीएम ने याचिका वापस ली। अस्पताल से छुट्टी के बाद बयान को लेकर सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसद नवनीत राणा पर जमानत की शर्तों को तोड़ने का आरोप है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिसके बाद कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए। इन सब के बीच नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दिल्ली में हैं। दोनों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार उन पर ज्यादती कर रही है। नवनीत राणा ने एनडीटीवी से बात की और कहा कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि अगर ये देशद्रोह है फिर तो बेल मिलनी ही नहीं चाहिए थी। नवनीत राणा ने कहा कि मैं भारत की नागरिक हूं और महिला हूं और झुकने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।